हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक डेफिनेशंस है उन सबके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज का लेक्चर बच्चों आप लोगों का बहुत शानदार होने जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर यहां से आप लोगों से डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। आधे नंबर की या 1 नंबर की डेफिनेशंस बच्चों आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो ये टॉपिक हम लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स के बीच में लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हम लोगों का परिवार बन सके। ठीक है बच्चों, ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर सौंप रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों पूरा सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th और क्लास 11th की कंप्लीट केमिस्ट्री फ्री करवाने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो ये सपोर्ट बच्चों मुझे आप लोगों से चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम टाइम को खराब ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक केमिस्ट्री थी वो सारी बेसिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को समझाई थी। अब आज के इस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब वो कौन कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक मैंने बच्चों आप लोगों के सामने लिख दिए। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हेडिंग पढ़ के बता देता हूं। हेडिंग है बच्चों, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पर बच्चों मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में। नंबर 2 पर जो मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों वो मैं डिस्कशन करूंगा लिगेंड्स के बारे में कि ये लिगेंड्स क्या होते हैं। नंबर 3 पर बच्चों मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। शॉर्टकट में इसको हम लोग सीएन भी बोलते हैं। ठीक है ना। नंबर 4 पर बच्चों मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बारे में। नंबर 5 पर मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो यहां पर जो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं बच्चों आप लोगों के लिए वो ले रहा हूं मैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कि आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे पहचान करोगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर पहली हेडिंग ले लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ नंबर 1 जो मैं आप लोगों के लिए हेडिंग ले रहा हूं जिसमें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कैसे पहचान करोगे कि ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो बच्चों, इसके लिए एक बात याद रखना कि जो आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, जो आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है या जो बड़ा ब्रैकेट्स होता है उसके अंदर लिगेंड जिससे जुड़े होते हैं वही बच्चों आप लोगों का सेंट्रल मेटल एटम और आयंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं। कॉम्प्लेक्स ले लिया बच्चों मैंने CONH3 का होल 6 प्लस के 3। ठीक है बच्चों, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों का। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है ना। और इससे जुड़े हुए कौन होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जिससे जुड़े होते हैं वही बच्चों आप लोगों का सेंट्रल मेटल एटम और आयंस होता है। ठीक है ना। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों ये सेंट्रल मेटल एटम होता है आप लोगों का, जिससे जुड़े हुए कौन होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड यहाँ पर मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ। ठीक है ना। बाकी की इसकी सारी चीज जो डेफिनेशन है, इसका जो एग्जांपल है, ये सब कुछ बच्चों मैंने मेरे नोट्सों के अंदर लिख रखा है। और नोट्स जो आप लोगों को मिलेंगे बच्चों वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए बच्चों। वहां पर आप लोगों को इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक को आप लोगों के लिए बेहतर तरीका से समझाऊंगा और फिर जाकर आप लोगों को नोट्सों से जाकर उन सारी चीजों को पढ़ लेना। जैसे मैंने क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद आप लोग उन सारे नोट्सों को एक बार रिवाइज करके देख लेना। तो सारे टॉपिक्स बच्चों आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएंगे। चलो ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई? सेंट्रल मेटल एटम और आयन की। ठीक है, अब बच्चों मैं डिस्कशन करूंगा जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो है लिगेंड्स। क्या आखिरकार लिगेंड्स क्या होते हैं, तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूं। आगे चल के बच्चों इसी चैप्टर के अंदर लिगेंड्स की पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता रहा हूं और लिगेंड्स का मतलब बता रहा हूं कि आखिरकार ये लिगेंड्स होते क्या है। आगे चल के हम इनकी डेफिनेशन और बेहतर तरीका से पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। लिगेंड्स की एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, उसका डिस्कशन आगे करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं इसके लिए, ठीक है, तो देख लो। नंबर 2 पर हो गए बच्चों हमारा लिगेंड, लिगेंड्स। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, मैं अब आप लोगों के लिए लिगेंड्स की डेफिनेशन बताता हूं, तो ध्यान से समझना। देखो लिगेंड्स की डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, क्या कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है और कोई भी आयंस हो सकता है। यदि वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है बच्चों, तो उन सभी को हम लिगेंड्स बोलते हैं। या बहुत कम वर्ड्स में मैं लिगेंड्स को इस प्रकार से भी बोल सकता हूं, क्या उन सभी को हम लिगेंड्स बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने देखो बच्चों, लिगेंड्स के एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए ले सकता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया NH3 ले लिया, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। मैंने H2O को ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर बच्चों F- को ले लिया और Cn- को ले लिया। ये बच्चों सब के सब कौन होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स की डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, क्या कोई भी आप लोगों का एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है या कोई भी आयंस हो सकता है जो मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। या कम वर्ड्स में यदि हम लिगेंड्स की डेफिनेशन बोलना चाहे तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तो उन सभी को हम लिगेंड्स बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। और बच्चों लिगेंड्स के अंदर ज्यादातर मोस्टली जो लिगेंड्स होते हैं वो या तो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं या बच्चों एनायनिक लिगेंड होते हैं। मतलब या तो उस लिगेंड्स के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा या फिर उस लिगेंड्स के पास में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। क्योंकि आप लोग बेहतर तरीका से जानते हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स को बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। और आप लोग जानते हो कि जो लोन पेयर होता है ना बच्चों, उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, यदि वो अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर दे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को बच्चों हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बोलते हैं, जिनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसके लिए, मेटल्स के लिए। ये सारी बातें इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि डोनेट वही तो कर पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो देखो या तो डोनेट वो कर पाएगा, कोई भी स्पीसीज हुई या तो डोनेट वो कर पाएगा जिसके पास में लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, क्योंकि लॉन पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि नेगेटिव के पास में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों जो मोस्टली लिगेंड होते हैं हमारे, वो या तो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, मतलब कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता उनके पास में, या फिर वो एनायनिक लिगेंड होते हैं, मतलब लिगेंड्स के पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाले हमारे लगभग बहुत कम लिगेंड्स होते हैं, बड़ी मुश्किल से 2-3 लिगेंड्स है, तो उनको मैं आप लोगों के लिए लिखवा दूंगा। मोस्टली जो लिगेंड होते हैं बच्चों हम लोगों के, वो या तो उन लिगेंड्स के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा या फिर उन लिगेंड्स के पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसको बच्चों हम बोलेंगे डोनर एटम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये हम लोगों के पास में NH3 है। अब NH3 आप लोगों को पता लिगेंड है, क्योंकि तो आपको पता नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इस लोन पेयर को वो किसी मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहां पर जो इस NH3 मॉलिक्यूल्स में जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वो नाइट्रोजन बनाएगा, ना कि हाइड्रोजन बनाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर किसके पास में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के पास में। तो देखो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसको हम बोलेंगे डोनर एटम। क्या बोलेंगे, डोनर एटम। क्योंकि यही नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसका जो नेचर होता है वो कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड टाइप का होता है, ठीक है ना। देखो यहां पर आप लोगों को पता है
इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है लोन पेयर किसके पास में प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर देगा, और मेटल को डोनेट कर देगा तो H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कौन होता है? डोनर एटम होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। और F माइनस तो सिंगल एक आयन है, Cn माइनस भी एक आयन है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर कार्बन डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, और यहाँ पर फ्लोरीन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो वे एटम मॉलिक्यूल्स और आयन जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है उसको बच्चों हम बोलेंगे लिगैंड, या उन सभी को हम लिगैंड्स बोलेंगे जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है। और आगे चल के इसकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को इसका सिर्फ बेसिक पढ़ना है और बच्चों आप लोगों को समझना है। और इन सब नोट्स जो मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं ये सब कुछ बच्चों आप लोगों को मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। और मेरे नोट्स इतने शानदार नोट्स बनाए हैं बच्चों मैंने सीबीएसई बोर्ड के, जो आप लोगों की एग्जाम में से 100 में से 100 का स्कोर करवाएंगे। मैंने इतने शानदार नोट्स बनाए हैं, सभी बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। और उन नोट्स से बच्चों केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप 100 में से 100 का स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सारी क्लासों को एक्सप्लेन करता चलूंगा, और क्लासों को यहाँ पर लेने के बाद आराम से एक बार नोट्स में से देख लेना, आप लोगों को वैसे ही बहुत बढ़िया तरीका से टॉपिक समझ में आ जाएंगे। चलो ठीक है बच्चों, ये तो बात हो गई अब हमारे लिगेंड्स के बारे में। अब नंबर 3 पर जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों, वो मैं डिस्कशन करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। आखिरकार कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो चलो ठीक है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ, थ्री पर डिस्कशन करूंगा बच्चों मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप लोगों का बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों आप लोगों को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल होता है और मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं। मेटल से जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं बच्चों वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो नेचर होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड जैसा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल से जितने भी लिगेंड उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ या उस सिग्मा बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, वही उस मेटल का या उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एक बार फिर से बच्चों ध्यान से समझ के कोशिश करना, क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है और मेटल से जुड़े हुए जो लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बच्चों नेचर होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड जैसा। तो मैं इस बात को इस तरीका से बोल सकता हूं, क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल से जितने भी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं वही उस मेटल का या उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए, एक साइड में एग्जांपल ले लेता हूं, सामने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देता हूं। तो देखो बच्चों यहां पर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ले रहा हूं। देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आप लोगों के ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना। और सामने लिख देते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। ये कौन हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो यहां पर सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं CONH3 का होल 6+3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए FeCO का होल 5, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। FeCO का होल 5। और एक कॉम्प्लेक्स और ले लेता हूं बच्चों, जैसे कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, COCl का होल 4-2। ये 3 कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को सामने लिए। देखो ध्यान से बच्चों, एक एग्जांपल मैंने इस कॉम्प्लेक्स का लिया जिसका नाम है CONH3 का होल 6+3, इसका हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। एक एग्जांपल हो गया FeCO का होल 5, और एक एग्जांपल हो गया COCl का होल 4-2। ये 3 एग्जांपल हम लोगों के सामने है, 3 कॉम्प्लेक्स हम लोगों के सामने है। तो बच्चों अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बताएगा, क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल से जितने भी लिगेंड सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के साथ जुड़े होते हैं वही उस मेटल का या उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर CO सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और उससे कितने लिगेंड से जुड़े हुए हैं? 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो बच्चों यहां पर इस CO का या इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा
वो कितना होगा 6 होगा। चलो ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखिए, ये कौन हो गई आप लोगों की मेटल हो गई और मेटल से जुड़े हुए आप लोगों के लिगेंड्स हो गए। आप लोगों को पता है बच्चों, सीओ एक ऐसा लिगेंड होता है जो सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोगों को बच्चों ओनली सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही देखने हैं। पाई बॉन्ड हम लोगों को काउंट नहीं करना है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो देखो यहां पर ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया और इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स जुड़े हैं आप लोगों के 5 लिगेंड जुड़े हैं। तो इस सेंट्रल मेटल एटम का या इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों वो कितना होगा 5। ये बात है बच्चों मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूं और इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे इस तरीका से कि कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिए, 4-5 कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दे दिए और आप लोगों से पूछ लिया कि इन कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम हो उससे जो लिगेंड जुड़े होते हैं वही उसका मेटल का या उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस मेटल से 6 लिगेंड जुड़े तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इस मेटल से 5 लिगेंड जुड़े तो इस मेटल का ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। यहाँ पर भी बच्चों आप लोगों को पता है ये सीओ सेंट्रल एटम सेंट्रल मेटल एटम हो गई आप लोगों की और इससे सीएल कितने लिगेंड से जुड़े हैं 4 लिगेंड जुड़े हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का या इस सीओ मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा बच्चों 4 होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। 100 बातन की एक बात क्या है, 100 बातन की एक बात यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल से जितने भी लिगेंड्स जुड़े होते हैं वही उस मेटल की या उस पूरे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों की तीसरे नंबर की डेफिनेशन क्लियर होती है। अब बच्चों मैं चौथे नंबर की डेफिनेशन में डिस्कशन करूंगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, नंबर 4 पर बच्चों हम लोगों की हेडिंग हो गई कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है ना बच्चों, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं एक बार फिर से बता देता हूं, चौथे नंबर की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोगों की वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का सिंबल क्या होता है, मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था कि बच्चों आप लोग कैसे पहचान करोगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आप आइडेंटिफाई किस तरीका से करोगे कि भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो उसके लिए बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है इसमें मेटल और मेटल से जो लिगेंड से जुड़े होते हैं ना बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है ये सिंबल किसका होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और यही कॉम्प्लेक्स की निशानी होती है, यही कॉम्प्लेक्स का बच्चों सिंबल होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लोगों को कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात की जा रही है। और बच्चों इसके अंदर दो ही चीज प्रेजेंट होती है, एक तो कौन प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है, और मेटल से जुड़े हुए कौन प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मेटल और मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, मेटल के लिए, और यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर समझाना मुझे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होती है, जो भी स्पीसीज प्रेजेंट होती है वो काउंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर का जो भी एरिया है बच्चों वो काउंट होता है आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो देखो ये जो आप लोगों का स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है इसमें मेटल और मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, और इसको किससे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को किससे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से।
बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेटल और उससे जुड़े हुए लिगेंड के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। और बच्चों इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो राइट और लेफ्ट की ओर जो भी मेटल प्रेजेंट होती है, नॉन मेटल प्रेजेंट होती है बच्चों, वो होगा आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बच्चों होता है आप लोगों का आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के राइट की ओर और लेफ्ट की ओर जो भी एरिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? क्या जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसको हम किससे शो करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, जिनमें मेटल और मेटल से जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं। इनके कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो एरिया होता है लेफ्ट और राइट की ओर, वो होता है बच्चों आप लोगों का आयोनाइजेशन स्फीयर। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि बच्चों मैंने ले लिया आप लोगों के सामने K3 FeCN का होल 6। K3 FeCN का होल 6 ये कोई कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों के सामने ले लिया। अब इसके अंदर हम लोगों को ये पता करना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है और आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है इसमें मेटल और मेटल से जुड़े हुए जो लिगेंड्स होते हैं इसके कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, वो होता है FeCN का होल 6-3। ये वाला, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगों को सिखाऊंगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस कॉम्प्लेक्स पे ये होगा FeCN का होल 6-3। ये तो बच्चों आप लोगों को कौन हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना? ये कौन दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, ये तो हो गए बच्चों आप लोगों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। और बच्चों मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर का जो एरिया है वो किसमें काउंट होगा बच्चों? आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो देखो ये हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो यहाँ पर 3 पोटेशियम है आप लोगों के बच्चों। ये तो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है। और ये FeCN का होल 6-3 जो है बच्चों, ये आप लोगों का कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब आपका सवाल ये हुआ मेरे से कि सर हमारे CBSE बोर्ड के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दे दिया। क्वेश्चन इस तरीका से बन सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दे दिया, ब्रैकेट्स वाला हो सकता है जिसमें आप लोगों को वो फिल करने होते हैं। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन में दे दिया और आपको ब्रैकेट छोड़ दिया और ये कहे भाई इसको फिल कीजिए। उसके अंदर किस तरीका से दिया होता है बच्चों? क्या कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, सपोज कीजिए आप लोगों के लिए ये कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो आप लोगों से ये पूछेगा क्या इसके अंदर आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सी स्पीशीज है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सी स्पीशीज है। तो आपको पता होना चाहिए क्या जो बड़ा ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स किसको शो करता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर का जो एरिया होगा वो कौन होगा? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये पूरा एरिया तो बच्चों किसका हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। और ये जो 3 पोटेशियम है आप लोगों के, ये 3 पोटेशियम चला गया बच्चों आयोनाइजेशन स्फीयर में। यदि एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो बहुत बेहतर तरीका से आप लोग कर देना, क्योंकि देखो बच्चों सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी होता है। आप लोग किसी चीज को रट्टा मत मार के चलिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इतनी शानदार केमिस्ट्री है कि आप लोग जब मेरे से कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लोगे ना बच्चों, तो आप लोग इस बात को मानोगे कि वास्तव में बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों को समझ में आई है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को मैं बहुत बेहतर तरीका से आप लोगों के लिए समझाऊंगा। ये बच्चों आप लोगों का दायित्व है, आप लोगों का ये कर्तव्य है कि जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स के बीच में आप लोग इस चैनल को पहुंचाइए बच्चों, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। देखो बच्चों, जितना ज्यादा मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे मैं मेरी पूरी जान क्लासों के अंदर लगा दूंगा। मुझे आप लोगों से बस यही चाहिए कि जितना हो सके बच्चों आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को सारा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा बिल्कुल फ्री। मुझे किसी बच्चे से कोई भी रुपया नहीं चाहिए। यहाँ पर पूरी CBSE बोर्ड की केमिस्ट्री कंप्लीट फ्री करवाऊंगा। और कंप्लीट बच्चों आप लोगों को कंटेंट, जितने भी नोट्स है और एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के, सभी प्रकार के जो आप लोगों से CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में मैं आप लोगों के लिए लास्ट में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में तो हमारा टारगेट ये है कि कैसे भी करके हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है ना? आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे। अभी तो बच्चों देखो मेरे पास में ये बोर्ड है, ठीक है ना, अभी मेरे पास इतना रुपये नहीं है कि मैं अच्छा बोर्ड ला सकूं।
जब भी रुपया की थोड़ी बहुत व्यवस्था होगी बच्चों, तो मैं स्मार्ट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है वो लेके आऊंगा और वहां पर मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स को दोबारा से फिर समझा दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आप एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते चलिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी लेके आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग आराम से कर देना। अब बच्चों लास्ट एंड फाइनल जो 5वें नंबर की डेफिनेशन है उसमें मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के लिए ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। चलो ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों नंबर 5 पर हम लोगों की हेडिंग हो गई होमोलैप्टिक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। एग्जाम में इनकी भी डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से समझ के चलना है इन दोनों टॉपिकों को, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं बच्चों, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार की डेफिनेशन आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इन दोनों डेफिनेशन को आप लोग याद रख लेना कि भाई ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कभी कभी आप लोगों से डेफिनेशन को पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है कि आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल दे देता है और आप लोगों को वहां पर यह क्लासीफाई करना है कि भाई कौन कौन से तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन से हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों के लिए बताता हूं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की आप लोग पहचान कैसे करोगे और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो बच्चों उसके नाम से पता लग रहा है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक टाइप के लिगेंड्स जुड़े होते हैं या सेम टाइप के लिगेंड्स जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जुड़े होते हैं वो होता है बच्चों आप लोगों का हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, दोबारा से फिर से सुन लीजिए। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स नाम ही डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ सिंगल टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं या सेम टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं तो वो हो गए बच्चों होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के साथ या सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं या एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं तो बच्चों वो हो गए आप लोगों के हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, उन एग्जांपलों से अभी आप लोगों को बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों यहां पर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो मैं किसके ले रहा हूं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के। और यहां पर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं किसके ले रहा हूं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर ले लिया बच्चों मैंने, ये हो गया आप लोगों का CO NH3 का होल 6 प्लस के 3। ये एग्जांपल किसका हुआ है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का। क्योंकि इस मेटल के साथ सेम टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं। देखो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया जिससे लिगेंड्स जुड़े होते हैं, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिंगल टाइप के लिगेंड्स जुड़े, आप लोगों के सेम टाइप के लिगेंड जुड़े, मतलब इस मेटल के साथ केवल और केवल आप लोगों का NH3 लिगेंड जुड़ा है, NH3 के अलावा कोई दूसरा लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है। तो ये एग्जांपल किसका होगा बच्चों, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का। और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल हो गया FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 माइनस के 3। इस वाले कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए बच्चों आप लोग, ये हो गई आप लोगों की मेटल और मेटल से सेम टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं। यहां पर इस मेटल के साथ सेम टाइप के 6 साइनो लिगेंड जुड़े हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का। और ले लीजिए जैसे मैंने ले लिया CuEN का होल ट्वाइज प्लस के 2, ठीक है ना। एथिलीन डाइमीन लिगेंड्स होता है बच्चों, आगे चल के इनका हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ इसका मतलब रखो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों ये देखो, ये आप लोगों की Cu मेटल हो गई, इस मेटल से सिंगल टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं। वो सिंगल टाइप के लिगेंड्स कौन जुड़े हैं, आप लोगों को EN एथिलीन डाइमीन लिगेंड जुड़े हैं। तो ये तीनों एग्जांपल बच्चों किसके हैं, आप लोगों के होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की।
तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन इस तरीका से दी जा सकती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं या एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं तो बच्चों वो हो गया आप लोगों का हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया पीटी NH3 का हॉल्ट वाइज Cl2। देखो बच्चों यहां पर आप लोगों की पीटी कौन है, मेटल है। इस मेटल से दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं। इस मेटल से NH3 लिगेंड भी जुड़ा है और Cl लिगेंड्स भी जुड़ा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। और ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए, किसको लूं, ये हो गया, हाँ एक हो गया CO NH3 का होल 4, ये लिया Cl और ये ले लिया NO2। देखो बच्चों यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मेटल होती है डी ब्लॉक की, ठीक है ना। और इससे 3 टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं। देखो बच्चों NH3 भी जुड़ा है, इस सेंट्रल एटम से NH3 भी जुड़ा है आप लोगों का, Cl भी जुड़ा है और NO2 जुड़ा है। तो इस मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, 3 टाइप के लिगेंड्स जुड़े हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। तो एग्जाम में आप लोगों से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप लोगों से वो डेफिनेशन पूछे या आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल दे दे और आप लोगों से वो क्लासिफाई करवाए, आइडेंटिफाई करवाए कि भाई होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, तो इनको मैंने बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए समझा दिया। बाकी का इनका पूरा डिटेल से जो चीजें लिखी है बिल्कुल एक सीक्वेंस में और बहुत बेहतर तरीका से बच्चों वो मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। बहुत शानदार CBSE के नोट्स हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर बच्चों इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना करना है, वहां पर CBSE के लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ के साथ जितने भी आप लोगों के CBSE के जो नोट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स के, वो कंप्लीट नोट्स बच्चों आप लोगों को मिल जाएंगे। फिलहाल में तो मैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर 5 है आप लोगों का, इसको करवा रहा हूं, तो इसके सारे नोट्स आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे देखने को। बात समझ में आ गई ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर तो मैं यहीं पर रखता हूं, क्योंकि आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट था वो ये टारगेट था कि भाई मुझे कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है मैंने आप लोगों के लिए। नंबर 1 पर जैसे मैंने डिस्कशन किया था सेंट्रल मेटल एटम और आयन, नंबर 2 पर लिगेंड्स को डिस्कशन किया, नंबर 3 पर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कशन किया था, नंबर 4 पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर को एक्सप्लेन किया था, और नंबर 5 पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को भी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। मुझे विश्वास है बच्चों आप लोगों को क्लास बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखना। और बच्चों मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा मैं उतनी बेहतरीन तरीका से, बेहतर तरीका से आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगा। क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट से यही चाहिए कि वो स्टूडेंट्स टीचर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। देखो आप लोग ही हम लोगों की हिम्मत है, आप लोग जितना सपोर्ट करते हैं हम लोग पूरी एक एनर्जी के साथ और इस तरीका से आते हैं कि चलो यार बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चों के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए रातों को जाग जाग कर बच्चों लेक्चर्स को तैयार करते हैं, रात को जाग जाग कर आपके नोट्सों को तैयार करता हूं और फिर अगले दिन मैं बच्चों आप लोगों की क्लासेज लेता हूं, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।